Good morning, dear students. Today we are going to talk about how to find out equilibrium constant Kc from Nernst equation. इसके लिए आप एक सेल जिंक और कॉपर के बीच में लीजिए, जैसे कि हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कर रहे हैं। जिंक और कॉपर के बीच में सेल ले रहे हैं, तो जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दीजिए और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप कर दीजिए। तो जब आप इसके सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं? जिंक इलेक्ट्रोड स्लैश Zn2 प्लस आयन या जिंक सल्फेट लिख दीजिए, शॉर्ट ब्रिज का साइन, कॉपर 2 प्लस लिख दीजिए या कॉपर सल्फेट लिख दीजिए, स्लैश कॉपर सॉलिड लिख दीजिए। तो यहाँ पे जिंक जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो शॉर्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, तो जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करती है और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो किसका काम करती है? कैथोड का काम करती है। ठीक है, तो क्या होता है? जिंक जो कि एनोड का काम करती है तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ। ठीक है, तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का काम करती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जिंक और कॉपर के बीच में हमने दो हाफ सेल के बीच में शॉर्ट ब्रिज लगा करके रखा हुआ था। धीरे धीरे क्या होगा कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो इसमें क्या होता है कि जब जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जब कॉन्सेंट्रेशन जिंक और कॉपर की इक्वल हो जाएगी। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। तो इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कॉपर 2 प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर की क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी कॉपर सॉलिड में। लेकिन ऐसा है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज है, इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जब इक्विलिब्रियम का साइन बनाया हुआ है तो आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल करेंगे। कैसे? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिख लीजिए, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को नीचे लिख लीजिए। लेकिन आपको बताया हुआ है कि जो सॉलिड होता है उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है और जिंक सॉलिड की भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होगी। ऊपर Zn2 प्लस आ जाएगा, उसकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगी एक्वस लिख दिया इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन हमने अटेन कर ली है। नीचे कॉपर 2 प्लस एक्वस लिख दीजिए या कॉन्सेंट्रेशन लिख दीजिए, ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो पूरा पार्ट है Zn2 प्लस एक्वस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अपॉन कॉपर 2 प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, दिस इज गोइंग टू बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है ये हम नर्न्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूर चाहेंगे कि इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जो है वो ज़ीरो होता है। इसकी वैल्यू को भी नर्न्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए और इसकी जगह पे Kc को पुट कर दीजिए। तो पहले नर्न्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यानी प्रोडक्ट की, इसको नहीं लेना क्योंकि इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी होती है, अपॉन रिएक्टेंट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इसको नहीं लेना क्योंकि इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है यूनिटी होती है। ये नर्न्स्ट इक्वेशन लिख लिया। इक्विलिब्रियम में ई सेल जो है वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो लिख दिया। तो हमारे पास आ गया ई नॉट सेल माइनस RT NF नेचुरल लॉग।
तो Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस ये अभी हमने किसके इक्वल किया, Kc के इक्वल किया, तो इसकी जगह पे क्या आप लिख देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग के सी। ई नॉट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है, आर गैस कांस्टेंट है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन लेना है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, एफ 1 फेरेडे है अगर तो 96,500 कूलम लेना है। नेचुरल लॉग किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। आर की वैल्यू को जो मैंने बोली है, टी की वैल्यू को जो मैंने 298 केल्विन बताई है, और 2.303 को तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आर 8.314, टी 298 और 2.303 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फेरेडे यानी कि 96,500 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी। तो ये नेगेटिव साइन था ना, तो ये दूसरी तरफ चला गया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव हो गया। तो सारी टर्म्स पॉजिटिव होगी। ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ इंटू 2.303 लॉग के सी, मल्टीप्लाई किया, फेरेडे से डिवाइड किया, एन को रहने दीजिए क्योंकि हर न्यूमेरिकल में एन की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कितने हुए हैं। हालांकि हमें ये पता है कि जिंक और कॉपर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए हैं वो कितने हुए हैं, 2 हुए हैं, तो यहाँ पे 2 पुट कर सकते थे, लेकिन हम इसको n ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जिसके साथ हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल निकालने से पहले यहाँ पे ये भी एक ग्राफ की हेल्प से बताया गया कि ये रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला जो पार्ट है उसमें जिंक सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही थी, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है। रिडक्शन हाफ सेल में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रही थी। एक पॉइंट पे आके दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गई थी। उस पॉइंट को क्या बोला गया था, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला गया था। उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला गया था और उसको केसी के साथ रिप्रेजेंट किया गया था। और केसी की सिग्निफिकेंस ये है, ये हमें बताता है कि रिएक्शन का एक्सटेंट क्या होगा। तो अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बारे में पता चल गया। तो नन्स्ट इक्वेशन से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को ड्राइव किया और इसके न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए हमने ये वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई करना है। Standard electrode potential of cell is equal to 0.0591 upon n is equal to number of electron lost or gained into log Kc at 298 Kelvin temperature। किसी न्यूमेरिकल में वो ई नॉट सेल निकालने के लिए बोलेंगे और Kc की वैल्यू दे देंगे, तो आपने Kc की वैल्यू यहाँ पे पुट करके ई नॉट सेल निकाल लेना। लेकिन बहुत सारे न्यूमेरिकल में वो आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल होंगे वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, केसी निकालने के लिए बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल की वैल्यू दे देंगे। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नहीं देंगे तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का दे देंगे। तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड में से ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। तो चलिए हम अब इनके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है नन्स्ट इक्वेशन से, तो इसमें जो गिवन है कॉपर जो है वो 2 सिल्वर आयन के साथ चेक करके इक्विलिब्रियम का साइन दिखा दिया, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला न्यूमेरिकल हो गया। तो कॉपर आयन मिल रहा है हमें और 2 सिल्वर मिल रहा है। तो
इसमें उसने कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, ई नॉट सेल नहीं दिया, पर ई नॉट सेल की बजाय रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का दे दिया। तो ये जो रिएक्शन है इससे देख के हमारा सेल बन सकता है कि कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आ जाएगा। सिल्वर प्लस जो है सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन हाफ सेल में आ जाएगा। तो ई नॉट सेल न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है। ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको, जस्ट फ्यू सेकेंड्स बैक। ई नॉट सेल किसके इक्वल होता है? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड वाली वैल्यू और एनोड वाली वैल्यू कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? मैंने आपको आज से 5-7 लेक्चर पहले और उस तब से लगातार ये बता रहा हूँ कि जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो एनोड की होगी, यानी कॉपर वाली वैल्यू एनोड की होगी और सिल्वर की वैल्यू जो है वो क्या होगी? कैथोड की। तो कैथोड की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस का साइन यहाँ से लीजिए, और एनोड की वैल्यू प्लस 0.34 है, यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास ई नॉट सेल जो है प्लस 0.46 वोल्ट आ जाएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। तो इस इक्वेशन में n की वैल्यू और ई नॉट सेल की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं वो पुट करेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0.46 है, वो इसमें पुट कर देंगे। n की वैल्यू 2 है, देख सकते हैं कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2। आपने ये नहीं देखना कि कई बच्चे क्या करते हैं कि सर इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो इधर 1 है, तो उसको बैलेंस भी तो किया हुआ उसमें, इसमें बैलेंस किया हुआ ना, 2Ag प्लस 2Ag। तो जब सेल की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करते, यहाँ पे बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। और एक चीज़ और भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। अगर आपको एक के पता चल गए हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू 2, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड भी 2 होंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 2। अब n की वैल्यू और ई नॉट सेल की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ई नॉट सेल की वैल्यू 0.46 है, इज इक्वल टू 0.0591, n की वैल्यू 2 है, log Kc, ठीक है। तो 2 को 0.46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0.0591 को इसके नीचे ले आइए, ठीक है। तो log Kc हमारे पास आ गया 15.566। हमें log Kc नहीं निकालना, हमें न्यूमेरिकल में निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आपको ये जो लॉग है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? एंटी लॉग 15.566। डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं वो 10 रेज़ टू पावर हो जाते हैं। तो ये जो 15 है 10 रेज़ टू पावर 15 हो गया। 0.566 का एंटी लॉग आप टेबल में देखिए, ठीक है। जितना भी होगा, सपोज 3.66 है, सपोज 366 है, तो आपने डेसिमल को 1 प्लेस के बाद लगा देना बस। सपोज 36 है, ये डेसिमल 566 का एंटी लॉग देखना है, तो टेबल में है 36, तो आपने 36 नहीं लिखना, आपने 1 प्लेस को छोड़ के डेसिमल को लगा देना है। तो Kc किसके इक्वल हो गया? 3.6 इंटू 10⁻15। एक बार जिन बच्चों को नहीं समझ लगा मैं उनको दोबारा से बता दूं, वैसे मैं पीछे कितने ही न्यूमेरिकल करा चुका हूँ एंटी लॉग के, आपने टेस्ट भी एक दे दिया। लॉग Kc जो है 15.566 है, तो Kc निकालना है, लॉग राइट साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 15.566। तो डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट्स होते हैं वो 10 रेज़ टू पावर हो जाते हैं, तो जब एंटी लॉग देखते हैं तो ये 15 10 रेज़ टू पावर 15 हो गया। अब 0.566 का एंटी लॉग देखना है। 0.566 का एंटी लॉग आपने टेबल में देखा, सपोज 36 आ गया,
तो आपने 36 नहीं लिखना, आपने 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देना है। तो केसी क्या हो गया 3.6 इंटू 10⁻15। तो इस तरह से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया। ये आपका जो है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल है सो फार एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना नॉन्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, क्लियर है आप सबको? तो अगर क्लियर है तो हम अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगला न्यूमेरिकल तो देखो सारे एक जैसे होंगे। मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में बच्चों को n की वैल्यू नहीं निकालनी आती होती, तो मैं n की वैल्यू निकालने के लिए ही ये न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 4 ब्रोमाइड आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आयन, वी आर गेटिंग 2 ब्रोमीन प्लस 2 वाटर। अब देखिए 4H प्लस है, तो इधर जाके तो वो H2 बन गया। तो 4H प्लस ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए ही होंगे ना, तो N की वैल्यू जो है वो कितनी हो जानी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ से नहीं समझ लगता आप यहाँ से समझ सकते हैं। 4 ब्रोमाइड आयन है, 4 ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1 है, पर 4 का कितना हो गया -4। ये एलिमेंट्री स्टेट है। शुरू वाला फर्स्ट लेक्चर याद करो, एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो ब्रोमाइड 4 ब्रोमाइड आयन ब्रोमीन में कन्वर्ट हो गए, -4 0 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन नंबर में 4। तो N की वैल्यू कितनी होगी 4, और E0 सेल हमें 0.16 वोल्ट गिवन है। तो ये गिवन है हमें, N की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log Kc। E0 सेल की वैल्यू 0.16 पुट कीजिए, 0.0591, N की वैल्यू 4 पुट कीजिए, log Kc। वंस अगेन 4 को 0.16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 0.0591 से, ये आ जाएगा 10.83। log Kc इज इक्वल टू 10.83। निकालना Kc है, तो log राइट पे जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो एंटी लॉग बन गया 10.83। अब मैंने बताया था कि डेसिमल से पहले जितनी भी वैल्यू होगी वो 10 रेज़ टू पावर हो जाएगी, तो ये 10 रेज़ टू पावर 10 हो गया। 0.83 का एंटी लॉग टेबल में देखोगे तो वो 674 होगा। तो आपने 674 नहीं लिखना, आपने डेसिमल को 1 प्लेस के बाद लगा देना है। तो आपका आंसर जो है सेकेंड न्यूमेरिकल का कितना आ गया, Kc इज इक्वल टू 6.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। ये आपका है आंसर। हाँ जी बेटा, तो आपको ये आंसर क्लियर हो गया। Kc इज इक्वल टू 6.74 इंटू 10 रेज़ टू पावर 10। तो मैंने बेसिकली इस न्यूमेरिकल में n को निकालने की ट्राई कराई है आपको, कि आपको ये पता चल जाए कि n कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाकी E0 सेल के तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगले न्यूमेरिकल में भी n की वैल्यू के ऊपर एम्फेसिस है, बाकी फार्मूला तो ये सारा ऐसे ही अप्लाई होगा। तो हमारे पास है थर्ड न्यूमेरिकल। इस पे कहा गया है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है फॉर द रिएक्शन निकल डाइऑक्साइड प्लस 2 क्लोराइड 4 हाइड्रोजन, ये गिविंग दिस इज गिविंग अस क्लोरीन निकल 2 प्लस एंड 2 वाटर। तो क्यों ना हम निकल डाइऑक्साइड और निकल को कंपेयर करके देख लें। ये निकल डाइऑक्साइड है, ये निकल है। तो निकल डाइऑक्साइड में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +4 निकलता है। आपको पहला लेक्चर याद है जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखाए थे। तो ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करो -4 होता है, राइट हैंड साइड पे जाके +4 हो जाएगा। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया, और राइट हैंड साइड पे तो दिया ही 2 हुआ है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से n की वैल्यू निकल आती है। तो जब डायरेक्टली आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफ़र हुए ना पता चले,
तो ऑक्सीडेशन नंबर लेफ़्ट और राइट साइड पे देखने होते हैं, तो उसमें जितना चेंज होता है वो आपकी n की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अगर आपको ये थोड़ा कम्बरसम लग रहा है तो ये क्लोराइड और क्लोरीन को पकड़ लीजिए, 2 क्लोराइड क्लोरीन। एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है -1, लेकिन ये 2 है तो ये -2 हो गया, ये 0, -2 से 0 पे आ गए तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया 2। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं, तो ये n की वैल्यू कितनी हो गई 2। बाकी E0 सेल तो न्यूमेरिकल में दिया ही हुआ है 0.320 वोल्ट। तो वैल्यूज़ E0 सेल की इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और n की वैल्यू भी इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो कि ये है E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc। तो n की वैल्यू 2 पुट कर दी, ये 0.320 है। इसी तरह से जैसे पहले हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में और 2 में Kc निकाला है, उसी तरह से आप यहाँ से Kc जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड न्यूमेरिकल क्लियर है। अब एक और न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ, फिर आप इसकी एक्सरसाइज जो है रेफरेंस बुक से ट्राई करना। जो फोर्थ न्यूमेरिकल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, इसमें बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और कॉपर और क्लोरीन रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड दे रहे हैं। इसमें E0 सेल नहीं दिया, E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 0.34 वोल्ट और एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन 1.36 वोल्ट गिवन है। तो पहले n निकाल लेते हैं, फिर E0 सेल भी निकाल लेंगे। पिछले जो 3 न्यूमेरिकल थे उनमें या 2 थे, उनमें E0 सेल उन्होंने दिया ही हुआ था डायरेक्टली। जिसमें ना दिया हो उसमें आपको पता है कि E0 सेल निकालने के लिए E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड के फॉर्मूले से E0 सेल निकाल लेते हैं, पर उसके लिए भी एनोड कैथोड का पता होना चाहिए। पर चलो पहले n निकालते हैं। ये कॉपर है एलिमेंट्री स्टेट में, तो एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है 0। राइट हैंड साइड पे चले गए तो ये कितना निकला 2+। अब आप कहेंगे कि 2+ कैसे निकला, तो मैं आपको ये करके बता रहा हूँ। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सिखाए थे। क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, जिसका निकालना उसको x कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। x -2 उधर चला जाएगा तो क्या हो गया +2। यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना निकल गया +2। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कितने हो गए 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस निकालो या गेन निकालो, दे आर ऑलवेज इक्वल। तो n की वैल्यू 2 हो गई, जो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब हमें E0 सेल निकालना है, तो E0 सेल निकालने के लिए E0 रिडक्शन कैथोड माइनस E0 रिडक्शन एनोड करना है। तो E0 रिडक्शन कैथोड जो है और एनोड जो है, इसमें से आपने क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू को एनोड लेना है, लार्जर वैल्यू को कैथोड लेना है। तो लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 1.02 वोल्ट आ जाएगा। इसको E0 सेल में पुट कर दीजिए, n की वैल्यू जो 2 है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए और Kc आपका निकल जाएगा। तो मैंने देखिए Kc निकालना कोई टफ नहीं है, दिस वेरी ईजियर टू कैलकुलेट। The only thing is that you have to know this equation. The only thing is कि बच्चे n गलत निकालते हैं। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो n की वैल्यू ज़रूर गलत निकालते हैं। इसीलिए आप याद कीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सबसे पहला लेक्चर था उसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सिखाए थे। जब आपको n की वैल्यू डायरेक्टली नज़र ना आ रही हो
तो लेफ़्ट और राइट साइड पे जो एंटाइटीज़ हैं एक जैसी, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखो। जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा वो N की क्या हो जाएगी, वैल्यू। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर आपका फिनिश करना चाहूँगा। आई शिल call it a day. I hope you understand this lecture very nicely. Thanks for connecting with us for understanding electrochemistry. Thank you very much. Call it a day. Love you all.